कनाडा और भारत के रिश्ते तनावपूर्ण बने हैं और ज़्यादा स्ट्रेन्ड हो गए हैं। तो कारण क्या है? कारण ये है कि कनाडा आरोप लगा रहा है कि भारत ने उसकी सरजमीन में कनेडियन नागरिक जो कि भारतीय मूल के सिख हैं उनको मारने का प्रयास किया, मरवाया। उनका नाम है निर्झर, उसको मरवाया। और इसी तरह का आरोप भारत पे पन्नू के कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका ने भी लगवाया था कि भारतीय डिप्लोमेट कनाडा में रह करके उनके सिटीजन्स को टारगेट कर रहे हैं। और भारत का पक्ष ये है कि कनाडा की सरजमीन बहुत सालों से भारत के खिलाफ जो खालिस्तानी प्रोपेगेंडा है, खालिस्तानी जो मूवमेंट है, उसका ग्राउंड रहा है। वहाँ पर भारतीय प्रो इंडियन सिटीजन्स पर अटैक हुए हैं, टेम्पल्स वेंडलाइज हुए हैं। भारत का ये शुरू से आरोप है। और कैनेडियन सिटीजन जो कि यहीं से गए हैं पहले, वो भारत में, पंजाब में इस तरह की सेपरेटिस्ट मूवमेंट को फैन करते हैं। इसमें अमेरिका पर भी भारत को पूरा एक शक है इनडायरेक्टली कि अमेरिका ने जो सिख फॉर जस्टिस संस्था पन्नू ने वहाँ बनाई थी, उसकी फंडिंग, उसकी सपोर्ट अमेरिका भी कर रहा है। तो इसको हम थोड़े गर्भ में जाके देखें तो एक तरफ तो यूएस से हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनता है, दूसरी तरफ अपने पिछलगू या अपने मित्र कनाडा के माध्यम से हम पे टारगेट करता है। कनाडा की अपनी कोई ऐसी बड़ी बिसात नहीं कि कनाडा स्वयं कोई इतने बड़े झगड़े ले। इसके पीछे यूएस का सपोर्ट भी कनाडा को है। और ये वही कनाडा है जिसके माध्यम से जब कश्मीर का सीज़ फायर हुआ था पहली बार, जब यूएनओ में नेहरू जी कश्मीर मुद्दे को ले गए थे, तो जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने और असेंबली ने कहा था कि भाई वहाँ पर जनमत संग्रह होना चाहिए, पर उससे पहले पाकिस्तान अपनी आर्मी को पीछे कर ले कश्मीर से, तो कनाडा ने इसका विरोध किया था और उन्होंने कहा था कि सीधे जनमत संग्रह होना चाहिए, पाकिस्तान की आर्मी को पीछे करने का सवाल नहीं उठता। कहीं ना कहीं शुरू से ही अमेरिका ने कनाडा को एज अ सेकेंड स्टाइल ऑफ इट्स फॉरेन पॉलिसी के रूप में लेकर के इंडिया को गोड करने की कोशिश की है। डायरेक्ट बुरा ना बन के कनाडा को माध्यम बनाया। और जब 70s 80s में जब खालिस्तान का आंदोलन चला, तो इसको हवा देने में अमेरिकी सरजमीन और कनाडा की सरजमीन ने बड़ी भूमिका निभाई है। वहाँ पर पहुँच करके खालिस्तानी रेडिकलाइजेशन बढ़ा, वहाँ के गुरुद्वारों में और इस तरह की संस्थाओं में वहाँ रेडिकलाइजेशन और बढ़ी। और उस गवर्नमेंट ने, वहाँ की गवर्नमेंट ने इसको एज अ स्ट्रेटजिक एसेट यूज़ करके इंडिया को ये दिखाया कि अगर आप हमारी लाइन को टो नहीं करते फॉरेन पॉलिसी में, तो हम आपके देश के अंदर खालिस्तान की फॉल्ट लाइन को डेवलप कर सकते हैं। और इसकी जजमेंट आज आप खालिदा जिया की कि फिर से राइज से, या बांग्लादेश में जो शेख हसीना के साथ अभी हाल में हुआ, उससे भली भांति देख सकते कि यूएस करता क्या है। कहने को डेमोक्रेसी है, पर वो जब भी उनके नेशनल इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो किसी भी देश की रजीम्स को वो अंदर से, या इराक की तरह फ़कत बाहर से आकर के चेंज करते हैं। जैसा कि उन्होंने बांग्लादेश में भी स्टूडेंट मूवमेंट को लेकर के प्रोटेस्ट शुरू करवा करके परिवर्तन लाया, फिर अपने प्रो अमेरिकन विद्वान इकोनॉमिस्ट को राष्ट्रपति बनवाया और अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की पूर्ति करने का प्रयास किया। तो अमेरिका ने शुरू से इस तरह की कोशिशें भारत में भी की और खालिस्तान को विशेष करके ऐसा प्लॉय यूज़ किया जिसमें पाकिस्तान ने उसकी हेल्प की और कनाडा को इनडायरेक्टली उसका फोर फ्रंट बनाया ताकि भारत को समस्या हो। और नो डाउट आज कनाडा में इसकी आबादी पहले ही कम है, वहाँ एक काफ़ी बड़ी संख्या में सिख आबादी रहती है और वो डेफिनेटली जो उसमें से बहुत बड़ा सेक्शन जो है वो प्रो खालिस्तान है। अब भारत के सर्वजनी में तो खालिस्तान उतना मजबूत नहीं रहा आंदोलन, पर कनाडा से इसको फैन किया जा रहा है। और जिमी जो एक पार्टी है कनेडियन सिख आदमी की, जिसके सपोर्ट पर हमारे ट्रूडू जी निर्भर करते हैं और शायद वो प्रयास कर रहे हैं कि प्रो खालिस्तान होकर के प्रो एंटी इंडिया होकर के वो उस पार्टी के पोटेंशियल वोट्स को आने वाले अपकमिंग इलेक्शंस में अपनी तरफ टैप करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि प्रो खालिस्तानी सेंटिमेंट रखने वाली सिख आबादी जो है मेजॉरिटी में उनको वोट करे और शायद
ट्रूडो जो लग रहा है कि अपना चुनाव हारेंगे अब, उसको वो जीत सकें। तो वर्तमान में ये हमारे रिश्ते हैं और हमने उच्चायुक्त वापस बुलाए, कनाडा अपनी तरफ से एक्शन ले रहा है। तो भारत का कोई ऐसा कनाडा से कोई 9-10 का आंकड़ा नहीं। अगर वहाँ पंजाबी मूल के लोग जाकर रहते हैं, अच्छा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर वहाँ उनकी सरजमीन में एंटी इंडिया स्ट्रेटजी बनती है और उसको फिर वो स्ट्रेटेजिक एसेट बना करके भारत को टारगेट करने का प्रयास करते हैं, तो डेफिनेटली कनाडा को उसका स्थान बताना पड़ेगा, उसको काउंटर करना होगा। और भारत सरकार भी मुझे लगता है, जैसा कि एक पवनीत सिंह जी जो बड़े अच्छे हमारे एक स्ट्रेटेजिक थिंकर हैं, उन्होंने अपने वीडियो में बताया कि भाई भारत सरकार भी इनडायरेक्टली कनाडा के चुनावों में अब योगदान निभाएगी। जो भारतीय मूल के प्रो इंडियन वहाँ के नागरिक हैं उनको मोटिवेट किया जाएगा कि वो भी इन ब्लॉक में वोट करें और उन कैंडिडेट्स को इलेक्ट करें जो प्रो इंडिया पॉलिसी लेता है। इसका प्रयास भी भारत भी करेगा और इसका अंदेशा मिस्टर ट्रूडो को भी है। और अब इस कैनेडियन पार्टी की बजाय कंजर्वेटिव पार्टी को ज़्यादा सपोर्ट करेगा भारत, क्योंकि शायद उनके साथ हमारे इंटरेस्ट जो है लॉन्ग टर्म में उनमें कंसोनेंस हो। तो ये आपको दिखाता है, हमको दिखाता है कि ना तो इंटरनेशनल रिलेशन जो कौटिल्य ने कहा था, ना तो कोई परम शत्रु है, ना कोई परम मित्र है। एक तरफ यूएस से हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनता है, हमारा क्लोज एली बनता है, दूसरी तरफ से हमें ही काटने के लिए यूएस ने अपने हथियार रखे हुए, अपने राइट हैंड कनाडा को यूज़ कर रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं यूएस से और हमारे हितों में भी इख्तलाफ है, चाहे फिर वो डी डॉलराइजेशन की सोच हो, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात हो, वहाँ कहीं ना कहीं अमेरिकन हित और हमारे हित में एक क्लैश है और वो छिपा है। और अमेरिका चाहता है कि वो हम उसकी ही करनी पर चलें, तो वो भारत नहीं करना चाहता। भारत अपनी स्वायत्त पॉलिसी रखना चाहता है। इसी कारण दोनों के बीच में कई बार कन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं और अमेरिका इस तरह के कन्फ्लिक्ट्स को यूज़ करता है। जिस तरह की वर्तमान में मणिपुर में भी जो ये कुकी रेबल्स हैं और उनकी जो लॉबी है और उसको जो क्रिश्चियन लॉबी की सपोर्ट है, और उसके माध्यम से अमेरिका जो है ना केवल इंडिया के अंदर बल्कि म्यांमार में भी उसके जो ईस्टर्न फ्रंट और जो कैरन लोग म्यांमार में हैं क्रिश्चियन, ट्राइबल क्रिश्चियन, उनके माध्यम से अमेरिका एक नया महाज खोलना चाहता है, एक नया स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहता है वो भारत के पूर्वी हिस्से में भी। और मणिपुर में जहां हम जिसको हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी का कॉरिडोर बनाने के चक्कर में थे, मोरे से म्यांमार होकर के थाईलैंड तक लिंक डेवलप करने के चक्कर में थे, उस सारे को मणिपुर कन्फ्लिक्ट ने डिरेल कर दिया है। और ऐसे में जो कुकी जो फोर्सेज हैं उनको मोटिवेट करने में, उनको स्ट्रेटेजिक डेप्थ देने में अमेरिका का इक्वल योगदान है। तो कई बार मित्र होकर भी आप शत्रु की भूमिका निभाते हैं। यहाँ ऐसा सच कुकी से कोई दिक्कत नहीं, पर कुकीज़ को जब बाहर से शेल्टर मिल रहा है तो वो भारत के अंदर एमिकेबल सोल्यूशन लेने के बजाय एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बना करके उसमें अपना इन्फ्लुएंस रखना चाहते हैं, ताकि फिर वहाँ से वो अपनी ऑटोनॉमी रखने के माध्यम से अमेरिकन स्ट्रेटेजिक डेप्थ भी उसमें सर्व हो जाती है। और यही मैं इवन अमेरिका इतना आगे बढ़ गया कि म्यांमार के भी टुकड़े करने में तुला है और बर्मन लोगों को, बाकी माइनॉरिटीज़ को इकट्ठा करके अटैक करवा रहा, गृह युद्ध की स्थिति वहाँ खड़ी कर दी है अमेरिका ने। तो अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है बहुत ही इंटरवेंशनिस्ट है। और ये जो कनाडा के साथ हमारी स्पैट चल रही है, इसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका का भी योगदान है। पर बेटर है इसलिए कि विदेश नीति में हम अपने शत्रु और उससे भी महत्वपूर्ण अपने उन मित्रों को पहचाने जिन जो वक्त आने पर हमें छुरा घोंप सकते हैं। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ना तो कोई मित्र है ना कोई परमानेंट शत्रु है, और शायद राजनीति के संदर्भ में भी वही फैक्ट सत्य होता है। और भारत जो स्टैंड ले रहा है मैं बिल्कुल इसको सही मानता हूँ, ताकि ट्रूडो के बाद भी जो नया आदमी आए उसको ये पता लगे भारत के साथ अगर आप गलत गेम खेलोगे तो आप हर्ट होगे, आपको उसकी कॉस्ट देनी पड़ेगी। ये करना ज़रूरी है ताकि नेक्स्ट टाइम कनाडा अगर अपनी सरजमीन को भारत के खिलाफ यूज़ करता है तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस उसको पता होने चाहिए।
क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी सार्वजनिक ज़मीन से कनाडा को कोई नुकसान हो। पर कनाडा अगर हमारे लिए कृषि के इशारे पे करना चाहता है तो वो भी तैयार रहे। धन्यवाद।